हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 6। ठीक है, वीडियो काफ़ी लेट अपलोड किया है क्योंकि फेस्टिवल्स आ गए थे इस वजह से। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। हम इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं पहले हम ये देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें भारतीय कपड़ा और विश्व बाजार, शब्दों का इतिहास देखेंगे। कुछ शब्द जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनका अर्थ क्या है, जो आपसे जो है प्री एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा की वैल्यू क्या थी, बुनकर कौन थे, और जो भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन हुआ वो बंद कैसे हुआ, ये हम देखेंगे। सूती कपड़ों मिलों का उदय दोबारा से कैसे हुआ, और जो भारतीय लोहा और इस्पात कारखाने थे वो कैसे आए, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स बना लेने हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से दो उद्योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे उस टाइम पर। एक तो सूती कपड़ा और दूसरा लौह और इस्पात उद्योग। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का औद्योगिक राष्ट्र बनाया। 1850 की बात करें तो ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। ठीक है, आपको पहले एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है वरना चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैंने नोट्स में लिखा गया है। 1750 की बात करें तो बंगाल अंग्रेजों के हाथ आने लगा, कपड़ा उत्पादन में प्रसिद्ध हुआ। कारण क्या था, क्योंकि उसकी जो गुणवत्ता थी काफी अच्छी थी और बारीक कारीगरी होती थी। बंगाल के कपड़ों का जो व्यापार था उसके द्वीप कौन कौन से द्वीप में होता था, वो बंगाल के कपड़ों का व्यापार जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में होता था। दक्षिण पूर्वी एशिया के जावा, सुमात्रा और पेनांग द्वीप पर, और मध्य एशिया में निर्यात होता था। आगे जाए तो एक बुनाई का नाम दिया गया है पटोला बुनाई। 19वीं सदी के बीच में होती थी। कहाँ होती थी? सूरत, अहमदाबाद और पाटन में। इंडोनेशिया में भारी बाजार स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा भी बन गई थी। कौन सी? पटोला बुनाई। एक होती है जामदानी बुनाई, 20वीं सदी की शुरुआत में आई थी। बारीक मरमर पर काम होता था जिस पर करगे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। रंग कैसा होता था? सलेटी और सफेद। सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल इस बुनाई में किया जाता था। कहाँ कहाँ होती थी? जामदानी बुनाई के जो प्रमुख केंद्र थे वो बंगाल, ढाका में, संयुक्त प्रांत मतलब लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जामदानी बुनाई के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पे जो इंपोर्टेंट जो मैंने कहा था शब्दों का इतिहास, ये पीसीएस प्री एग्जाम में, यूपीएससी की प्री एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मसलिन, मसलिन का मतलब होता है मलमल। कैलिको सूती वस्त्र। शिंटज खोसा या उसे खस्सा कहते हैं, उसका मतलब होता है छापेदार सूती कपड़ा, और ये जो हिंदी के छींट शब्द से आया है। बनाना होती थी एक उसे चटक रंग की छापेदार गुलूबंद। ठीक है, ये भी एक तरह की क्या होती थी, ये भी एक तरह की बुनाई होती थी। राजस्थान और गुजरात में फेमस थी। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश की बात करें तो बारीक कपड़े पर छपाई 19वीं सदी के बीच में होती थी। ये काफी ज्यादा प्री के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे जाते हैं यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। कैलिको अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया जाता है ताकि भारतीय कपड़ों के आयात पर क्या हो सके, रोक लगाई जा सके। इंग्लैंड के कपड़ा उत्पादकों की वजह से आया था ये। एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, कैलिको छपाई उद्योग को सरकारी संरक्षण मिला। इंग्लैंड की सरकार ने दिया था और ये कैलिको छपाई। इन संरक्षण के कारण क्या हुआ, भारतीय डिजाइन इंग्लैंड में छापे जाने लगे थे। एक फिर यहाँ पे क्या आती है, कुछ टेक्निक्स आती है। ठीक है, टेक्निक्स कौन सी आती है? 1764 में बात करें तो जॉन के एक टेक्निक लाते हैं, वो होती है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी टेक्निक थी क्या, तो एक मशीन थी है जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमती थी, मतलब काम को इजी बनाने के लिए था ये। 1786 की बात करें तो रिचर्ड आर्कराइट एक तकनीक लाए जो है वाश पिंजर, मतलब कम कीमत पर ज्यादा कपड़े बना सकती थी। ठीक है, कुछ टेक्निक्स आई। 18वीं सदी तक भारतीय कपड़े का दबदबा रहा। डच में, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी ने इस व्यापार से काफी ज्यादा मुनाफा कमाया। अब बात करते हैं बुनकर समुदाय कौन थे। जो बुनाई का काम करते थे वो बुनकर समुदाय कहलाते थे। कारीगर कहाँ थे? बंगाल में जो मतलब कारीगर जो होते थे वो उनके अलग अलग नाम थे हर जगह पर। जैसे बंगाल में तांती कहा जाता था। उत्तर भारत की बात करें तो जुलाई या मोमिन। दक्षिण भारत की बात करें तो साले, क्या कोलकाता था, देवांग समुदाय ये कहा जाता था। जैसे पूछा जा सकता है कि तांती जो बुनकर समुदाय कहाँ किस जगह कहा जाता था, तो बंगाल में। ठीक है, कुछ चलन आ जाते हैं इसमें, जैसे सूत कातना मतलब कपास से धागा निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते थे कि चरखे पर धागे को लपेटा और उससे महिलाएं ये काम करती थी। दूसरा जाता था फिर बुनाई का। तीसरा जाता था रंगरेज की कपड़ों को रंगना, कपड़ों को रंग देना। फोर्थ आ जाता था कि छपाईदार कपड़े बनाने के लिए चिपकर कारीगर रखे जाते थे। ठीक है, तो ये बुनकर समुदाय में कुछ आते थे कि वे किस तरह से बुनाई करते थे, किस तरह से रंगाई करते थे। अब आ जाता है भारतीय कपड़े का पतन, वो बंद कैसे हुआ। ब्रिटेन में क्या होती है, औद्योगिक क्रांति आती है। औद्योगिक क्रांति मतलब कि मशीन से कपड़ा उत्पादन हो रहा है। जब मशीन से कपड़ा उत्पादन हो रहा है तो जो बुन करते हैं उनकी तो कोई वैल्यू नहीं रही। अब भारतीय कपड़ा प्रतिस्पर्धा नहीं रह गया।
क्योंकि मशीनों से काम होने लगा था। भारत से इंग्लैंड में निर्यात करना आसान नहीं था। इंग्लैंड के द्वारा भारी कर आरोपित कर दिया गया, उन्होंने काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया, क्योंकि भारतीय बुनकर बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई काम धंधा नहीं रहा। सबसे ज्यादा प्रभाव जो है बंगाल पर पड़ा। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनी ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। 1830 की बात करें तो ब्रिटेन से कपड़ा भारत आया। इस समय तक भारत में ट्रेन भी आ चुकी थी 1830 के आसपास, और हर एक गांव के कोने को ब्रिटिश माल से भर दिया गया। कुछ हथकरघे बंद नहीं हुए थे, मतलब कुछ काम ऐसे थे, बारीक काम की जो है मशीनों से नहीं होते थे। कुछ हाथ के काम बंद नहीं हुए क्योंकि इनकी कारीगरी जो है मशीनों से संभव नहीं थी, लेकिन अधिकतर बंद हो गए थे जो मशीनों से किए जाते थे। तो भारतीय कपड़ों का यहाँ से पतन होना स्टार्ट हो गया। 1900 सदी में भारत में कपड़ा उत्पादन के कुछ केंद्र, जैसे पश्चिम भारत में शोलापुर, दक्षिण भारत में मदुरै, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन आया, उसमें खादी वस्त्र प्रतीक बन गया था। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में क्या होता है, जो खादी वस्त्र और प्रतीक बन गया था, और इसी समय कांग्रेस के झंडे में चरखे को स्थान दिया गया था। ठीक है, अब बात करें सूती कपड़ा मिलों का उदय हुआ कैसे दोबारा। तो भारत में पहली सूता कपड़ा मिल जो है 1854 में बंबई में चली, कताई मिल के नाम से। महत्वपूर्ण बंदरगाह था बंबई, क्योंकि महत्वपूर्ण एक तो बंदरगाह था इसमें, और पश्चिम भारत की जो काली मिट्टी की निकटता जहाँ कपास की खेती होती थी, इसलिए इंपोर्टेंट था। 1900 की बात करें तो बंबई में 84 कपड़ा मिल पारसी और गुजराती व्यक्तियों ने खोली, ज्यादातर इसमें पारसी और गुजराती थे। अहमदाबाद में की बात करें तो 1861 में पहला कारखाना खुला, 1862 में कानपुर में कारखाना खुला, जस्ट एक साल बाद ही। भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की बड़ी लहरें जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान हुआ था। एक आ जाता है इंपोर्टेंट वोटर स्टील, जहाँ पे टीपू सुल्तान की बात हुई है। अब टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो वोटर स्टील से बनी थी। वोटर स्टील की खास बात क्या थी कि जो उसकी तलवार बनी थी वो पैनी और रहलदार थी, क्योंकि जो वोटर स्टील होता है इसमें कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से बनी होती है, और यह क्या करती है, जो लोह कवच पहनते हैं युद्ध में उसको भी चीर देता था। इसका उत्पादन दक्षिण भारत के समुदाय बनाते हैं। और यह जानकारी किसने दी, वोटर स्टील की जो जानकारी दी है किसने दी, फ्रांसीसी बुकानन से मिली। 1800 में मैसूर की यात्रा की थी इन्होंने, फ्रांसिस बुकानन ने। ठीक है, वोटर्स जो है ये कन्नड़ शब्द में इसको उक्कू कहते हैं, तेलुगु शब्द में हुक्कू, तमिल और मलयालम शब्द में उरक्कू, यानी स्टील का बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं इसे। ठीक है, अब करते हैं हम लोहे की जो लोहा प्रगलन था उनकी भट्टियों के बारे में। अंग्रेज सरकार वन कानून लेके आए थे, लोह को वन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, ये लोहो नहीं, ये लोग है। ठीक है, लोगों को उन्हें जो लोग आसपास रहते थे ना उनको मना कर देता है कि नहीं यहाँ नहीं रह सकते, तो उन्हें बाहर कर दिया गया था। लकड़ी नहीं रही, अब लोगों को लकड़ी नहीं मिली तो कोयला कैसे बनेगा, कोयला नहीं बनेगा तो भट्टियाँ कैसे बनेगी, लकड़ी कोयले की कमी आ गई, इसलिए भट्टियाँ ठंडी होने लगी, भट्टियों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। सरकार ने अगर जंगलों में आने जाने का मार्ग खुला भी रख दिया तो भट्टियों पर क्या कर टैक्स लगा दिया। मतलब उन्होंने कहा लोगों को ठीक है वन में जाके आप लकड़ी ले सकते हो, पर उन्होंने वहां पर टैक्स लगा दिया भट्टियों पर। अब कुछ लोगों को लाभ नहीं मिला, अब लाभ नहीं मिला तो लोह भट्टियां क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इस तरह से भट्टियां खत्म हो गई। 19वीं सदी में ब्रिटेन से लोह इस्पात आने लगा, तब ब्रिटेन से लोह इस्पात आने लगा। अब एक वर्ड दिया गया है ओरांग। ओरांग का मतलब होता है कि फारसी भाषा में गोदाम को ओरांग कहा जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट रहता है कि भारत में लोह इस्पात कारखाना जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स वेल्ड जो भूवैज्ञानिक थे अमेरिका के, ठीक है, और एक जमशेद जी टाटा जो उनके साथ ही आए थे। अब इन्होंने क्या किया, इनको लोह ऐसे भंडार की खोज थी। ठीक है, क्योंकि इनको कंपनी खोलनी थी। इनको एक समुदाय दिखा, समुदाय का नाम क्या था, यह है अगारी समुदाय। अगारी समुदाय जो था यह लोह ऐसे ले जा रहे थे। ठीक है ना, कहाँ से ले जा रहे थे, रजारा पहाड़ियों से। तो इन लोगों को ये देखिए, इन्होंने बताया कि हम रजारा पहाड़ियों से क्या ले जा रहे हैं, हम लोएस्क ले जा रहे हैं। दुनिया के बेहतरीन लोएस्क भंडार थे कहाँ, रजारा पहाड़ियों में। तो उन्होंने सोचा कि चलो वहां देखते हैं, लेकिन वहां पे एक परेशानी थी कि वहां पे सूखा इलाका था, पानी नहीं, तो लो ऐसे कि जहाँ फैक्ट्री लगानी होती है तो वहां पानी की जरूरत पड़ती है। तो फिर इन्होंने दूसरी जगह तलाशी जो कि इन्हें जो अगारी समुदाय थे उन्होंने बताई थी। इन्होंने फिर एक भिलाई संयंत्र लगाया कहाँ पे, सुवर्णरेखा नदी के तट पर। एक नगर बसाया वहां जमशेदपुर, वहां पे पानी भी उपलब्ध था, और यहाँ टिस्को की स्थापना हुई। टिस्को की फुल फॉर्म पूछे, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, 1912 में, जब प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था। अब 1914 में क्या हुआ, विश्व युद्ध हुआ और ब्रिटेन से आयात बंद हो गया, किसका, लोहे का। अब सरकार ने टिस्को से कहा कि तुम उत्पादन करो गोला बारूद के खोल का, प्लेट पटरियों का। तो टिस्को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का बड़ा कारखाना यहाँ से बन गया। ठीक है, सूती कपड़े की तरह लोह और इस्पात के मामले में औद्योगिक विस्तार भारत में ब्रिटिश आयात गिरने से हुआ था। तो चैप्टर आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट। मैं स्टार्टिंग से दिखानी हूँ आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। ये चैप्टर जब तक आप बुक से अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे, आपको क्या करना है, बुक से पहले तो रीडिंग करनी है और हाईलाइट कर लेनी है जो भी लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगती है, जो भी की पॉइंट्स आपको लगते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और नोट्स बनाने हैं। आपको इजीली समझ आएगा कि लिखा क्या है, वरना अदरवाइज अगर आप बिना बुक पढ़े नोट्स बनाओगे ना तो आपको समझ नहीं आ पड़ेगा कि लिखी कहाँ से, लाइन कहाँ से आ रही है। ठीक है, और आपको अच्छी लगती है वीडियो तो क्या करनी है, वही पहले की तरह जैसे हमारी वीडियो में कहती हूँ, लाइक करनी है वीडियो में कमेंट्स करके मुझे बताना है, और वीडियो को शेयर करनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चैप्टर 7 में आपको कल अपलोड कर दूंगी। तो
थोड़ा फेस्टिवल्स बीच में थे, जैसे जन्माष्टमी वगैरह आ गई थी, तो गेस्ट आए हुए थे घर में, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं एक मतलब वीक में एक दिन में लाइव आ जाया करूंगी। आप लाइव मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। आप मुझसे ये बता सकते हो कि आपको कौन सी क्लास के एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए, या आपको नोट्स में कोई कहाँ पे दिक्कत लगती है, कुछ भी आपको कौन सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, कौन सी क्लास के चाहिए, तो आप मुझसे सब बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं वीक में एक टाइम लाइव आऊँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं।